तो एडवर्ब की डेफिनेशन क्या है, पहले कोई मुझे बोलकर बताएगा। अ concept that can qualify any concept of the language except noun and pronoun। नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के अलावा ये किसी को भी क्वालिफाई कर सकता है। गॉट इट। अब आप लोगों को अगर याद हो तो कुछ WH वर्ड्स हमारी हेल्प कर सकते हैं क्या एडवर्ब को आइडेंटिफाई करने में? पढ़ा था क्या कुछ हमने पहले? कौन कौन से पढ़े थे? हु, हुम, व्हाट, विच और हुज। ये हमें पहचानने में मदद करते हैं, किसकी? ये नाउन या प्रोनाउन को पहचानने में मदद करते हैं। और हमने डिस्कस किया था जब टाइप्स ऑफ एडवर्ब हम डिस्कस करते हैं तो इसमें आप लोगों को ध्यान में रखना होगा, मैं आप लोगों को एक बार लिखवा देता हूं, ये टाइप्स ऑफ एडवर्ब। इसमें आइडेंटिफाई करने का तरीका है कि अगर आपको व्हेन मिल रहा है, वेयर मिल रहा है, व्हाई मिल रहा है, या फिर हाउ मिल रहा है, या फिर आपको हाउ ऑफन मिल रहा है, या फिर हाउ फार मिल रहा है, हाउ लॉन्ग मिल रहा है, हाउ मच एंड हाउ मैनी, ये कुछ वर्ड्स हैं। तो व्हेन जो होता है ये रिलेटेड होता है किससे? टाइम से। वेयर इज रिलेटेड टू, व्हाई इज रिलेटेड टू रीजन, हाउ इज रिलेटेड टू मैनर, हाउ ऑफन इज रिलेटेड टू frequency, how far is related to distance, how long is related to length and time duration। दोनों को रिप्रेजेंट करता है। हाउ मच इज रिलेटेड टू क्वांटिटी एंड हाउ मेनी इज रिलेटेड टू नंबर। क्लियर? ये कुछ WH वर्ड्स हैं और यहां आप लोगों को सामने जो WH वर्ड्स लिखे हैं इनके बिहाफ पर जब एडवर्ब आइडेंटिफाई करनी हो, इनका जो पर्पस होता है उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो 10 तरह की एडवर्ब हो गई होंगी। यहाँ पर काउंट करो, देखिए कितने तरह की एडवर्ब हुई हैं? 10 हो गई होंगी। 9 है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 काउंटिंग ही नहीं आती तुमको। मैंने WH वर्ड गिनने के लिए थोड़ी बोला था, मैंने तो एडवर्ब गिनने के लिए बोला। क्यों इतने? तो 10 है एडवर्ब। और इसके बाद में हम यहां पर जब लिखते हैं तो पहली एडवर्ब हो जाती है, इसको इस तरीके से लिखा जाता है, कैसे? एडवर्ब ऑफ टाइम। दूसरी हो जाएगी आपकी कौन सी? एडवर्ब ऑफ प्लेस। तीसरी होगी एडवर्ब ऑफ रीजन, क्योंकि सीक्वेंस ऑफ एडवर्ब में यही काम में आएंगे आप लोगों के। एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ डिस्टेंस, एडवर्ब ऑफ लेंथ, एडवर्ब ऑफ टाइम ड्यूरेशन एंड एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, एडवर्ब ऑफ नंबर। क्लियर? तो ये आपके टोटल जो है 10 एडवर्ब तो ये हुई गई जो WH वर्ड से आपको हेल्प कर देंगे। इसके बाद में जितने भी WH वर्ड्स हैं
इनकी हेल्प से एक और एडवर्ब बनती है जिसे हम कहते हैं क्या, इंटरोगेटिव एडवर्ब। इन्हीं डब्ल्यूएच वर्ड्स की हेल्प से जो मैंने आपको रिलेटिव्स पढ़ाए थे, तो एक और एडवर्ब बन जाती है कौन सी, रिलेटिव एडवर्ब। फिर एक एडवर्ब बनती है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। ये कौन है बोलने वाला, अफर्मेशन, गुड। एडवर्ब ऑफ नेगेशन, तुमने कहां पढ़ रखा है श्वेता, पहले पहले अपन डिस्कस कर चुके हैं कि इसको, नहीं यूट्यूब पे एडवर्ब तो नहीं डला हुआ। अच्छा नहीं पता तो पता होना चाहिए बेटा, ऐसे कैसे कर रही हो तुम ही जब मुझे प्रमोट नहीं करोगे तो कौन करेगा। चलो खैर। अब यही तो बस मुझसे नहीं बोला जाता, तभी तो फिर क्या है कि मैं फिर मुझे यूट्यूब पे आने पे क्या है इंटरेस्ट है ही नहीं, पता नहीं कि शुरू से बन ही नहीं पाता। हाँ वो नहीं, वो तो पहले से ही हूं मैं, वो तो बहुत पहले से ही हूँ। एक्चुअली कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जिनके यहाँ पर क्या होता है, जब बैच बिगड़ जाते हैं ना, तो फिर वो मुझे ही बुलाते हैं संभालने के लिए। और आज का रिकॉर्ड नहीं है, ये 2012 से रिकॉर्ड बना हुआ है कि जिस बैच में 2 या 3 टीचर्स को बच्चे रिजेक्ट करके निकाल देते हैं, उस बैच में फिर कोई जाना पसंद नहीं करता। क्यों, कि उनको डर रहता है कि हमारी इमेज खराब हो जाएगी, क्योंकि 3 टीचर को या 2 टीचर को कोई बच्चे अगर क्लास से निकाल चुके हैं, मना कर चुके हैं। 2 बार आ गया क्या, ले तो कोई बात नहीं, तू पता तो है कि 2 बार गलत है, ले तो नहीं नहीं सही। तो शुरू शुरू में ये प्रयोग जो किया था वो विश्वास था उनका, हालांकि जो मैं डिस्कस कर रहा था ना, युवाम इंस्टीट्यूट थी, तो युवाम इंस्टीट्यूट के मालिक मान सिंह शेखावत सर ने ये प्रयोग किया था। उनका अंबावाड़ी सेंटर खोला था उन्होंने, मेन सेंटर तो लालकोठी था, अंबावाड़ी सेंटर खोला था, तो वहां पर किसी टीचर के मतलब 2 टीचर लगाए थे, उनको उन्होंने बच्चों ने मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। तो उन्होंने कहा, मुझसे कहा बेटा वो ऐसे ऐसे मैटर है, वहां पे 2 टीचर रिजेक्ट हो गए हैं और अब संभालना जरूरी है वरना अपनी बेइज्जती हो जाएगी, वो तो सेंटर खुलने से पहले ही बदनाम हो जाएगा, तो जाके संभालो। बाकी टीचर से बोला, बाकी ने मना करते सर हम नहीं डाले हैं उसमें, तो 2 टीचर निकाल दिए, हमको और निकाल देंगे तो फिर हमारी बेइज्जती हो जाए बच्चों के सामने कि अरे तुमको भी निकाल दिया। मैंने कहा ठीक सर मैं जाता हूँ। तो उन बैचेज में बस ये होता है कि तो तुम्हारे बैच में आने पे तो क्या होता है कि फर्स्ट, और जो भी हूं मैं ही हूं, तो तुम्हारे यहाँ पर अलग स्ट्रेटेजी होती है, बिगड़े हुए बैचेज में अलग स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ती है थोड़ी सी। तो ऐसे ही फिर कलाम इंस्टीट्यूट है जो राजस्थान की सर्विसेज की प्रिपरेशन करवाता है, उसमें रीट के बैच में 3 टीचर्स को निकाला गया था, बच्चों ने 3 टीचर्स को निकाल दिया, उसमें उन्होंने फिर मुझे भेजा। तो इस तरीके से क्या है, ये तो लोग प्रयोग करते हैं। ऐसे उत्कर्ष कोचिंग है, उत्कर्ष कोचिंग में भी ग्रेड का बैच था, उसमें बच्चों ने टीचर्स को 3 टीचर्स को मना कर दिया था, 2 तो उनके परमानेंट थे, एक को फिर बाहर से ट्राई किया उन्होंने किसी को, वहां पे फिर मुझे ही बुलाया उन्होंने बैच पूरा करने के लिए, परमानेंट फैकल्टी नहीं हूं मैं वहां उनकी। तो ऐसे ही एलपीटी में भी, लो प्रेप वगैरह में, सब में फिर क्या है कि जब मिलने वाले तो अब इतने वर्षों से सब कहीं ना कहीं तो है ही है हर इंस्टीट्यूट में, तो फिर वो याद करते हैं, तो फिर अब मजबूरी है, जाना पड़ता है, मना कर नहीं सकते। ये है ना मैटर। यहाँ पे भी नितिन जी दोस्त हैं, तो उन्होंने जब कहा था, वरना वहां से देखे और यहाँ आना मैं सहज ही प्रीफर ही नहीं करता, ये बाइक वगैरह और ये ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस में राइड करना मुझे पसंद नहीं है। तो इस वजह से मैं अपने वहीं पर सेंटर पे अपने पे कंसंट्रेट करता हूँ। तो इसीलिए कुछ चीजें हैं जो मुझे पसंद नहीं है, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, मतलब मैं ये कह सकता हूँ। जैसे यूट्यूब पे मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, मेरे स्टूडेंट्स बहुत कहते हैं सर आप आओ आओ आओ, मैं ठीक है अब आऊंगा, अब आऊंगा, ऐसे करते करते 4-5 वर्ष तो निकल गए, लॉकडाउन से लेकर अब तक जो हो गए कुछ, मतलब क्लास में जो रिकॉर्डिंग हमने अब स्टूडेंट्स के लिए करते हैं, जैसे तुम्हारे लिए भी रिकॉर्डिंग तो हो ही रही है, इस रिकॉर्डिंग को इंस्टीट्यूट वाला अगर डाल दे यूट्यूब पे तो अलग मैटर है। तो वैसा है, तो वैसे आता नहीं हूँ मैं जनरली, तो फिर अब सोच रहा हूँ, लेकिन आऊंगा मैं, तुमको लोगों को प्रैक्टिस करवाऊंगा, तुम्हारी एक्सरसाइज वगैरह करवाऊंगा यूट्यूब पे, जो तुम लोगों को जो टॉपिक हो गए हैं ना, वैसे यहाँ तो तुम कर नहीं रहे हो, तो मैं सोच रहा हूँ कि यूट्यूब पे तुम्हारे लिए एक पूरा की पूरा एक्सरसाइज सेशन लेकर आऊं, जिसमें क्लोज टेस्ट वगैरह और इस सब उस पे हम एक्सरसाइज करें उसकी, लेकिन देखें कब आएगा वो। पत, चैनल का नाम तो इससे पूछना, अदम्य को पता है। ठीक है, एडवर्ब ऑफ क्या हो गया, नेगेशन। नहीं नाम से तो सब कुछ आएंगे, बहुत कुछ आ जाएंगे,
लेकिन माँ भारती इंग्लिश क्लासेस नाम से आएगा वो तो। खैर तुम तो इधर ध्यान दो, अभी तुम तो प्रमोशन करवाने लग गए मुझसे चैनल का यार बीच में। है 20? नहीं, कौन से को देख रही है तू? नहीं फोटो तो मेरी फोटो किसने लगा ली भाई? कुछ और होगा। महाभारत इंग्लिश क्लासेस पे देखो, ऑफिशियल तो वही है। अब ध्यान दो तुम तो इधर, एडवर्ब ऑफ नेगेशन हो गया, ठीक है। इसके बाद में और कुछ एडवर्ब्स भी आती हैं, जिनमें एक एडवर्ब है एडवर्ब ऑफ कंडीशन। एडवर्ब ऑफ कंडीशन, आफ्टर दैट एडवर्ब ऑफ पर्पज, नेक्स्ट वन इज एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन, नेक्स्ट वन इज adverb of contrast, and the next one is adverb of result। यानी कुल मिलाकर अगर हम देखें तो आपके ये इतने जो एडवर्ब्स हैं वो काम में आते हैं, ठीक है। अब इनमें से सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए तो वैसे देखो नाम आपने इतने पढ़ लो, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे टोटल हम अगर देखें तो 10 एंड 5 15, 15 एंड 4 19 एडवर्ब्स हो गए। अब 19 एडवर्ब्स हैं तो सही, लेकिन नाम याद करना इतना आप लोगों के लिए आवश्यक है नहीं। स्टार्टिंग वाली जो नाउन ये एडवर्ब है उनके नेम याद रखना आपको जरूरी है, क्योंकि वो सीक्वेंस डिसाइड करते हैं, सीक्वेंस ऑफ एडवर्ब। सीक्वेंस ऑफ एडवर्ब होता क्या है इसको मैं आप लोगों को यहां समझा देता हूं, पहले एक बार समझना। सीक्वेंस ऑफ एडवर्ब, सीक्वेंस ऑफ एडवर्ब में आप लोगों को ध्यान रखना है कि कुछ एडवर्ब्स ऐसी होती हैं जैसे कि आपके मैनर को रिप्रेजेंट करने वाली एडवर्ब्स होती हैं या टाइम को रिप्रेजेंट करने वाली होती हैं, तो वो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में ही आती हैं। वो मैं आपको लिखवाऊंगा डिटेल में। खुद अकेली वर्ब्स की सेंटेंस में जो पोजीशन होती है, जैसे कि यट पर मैं डिस्कशन करना चाहूंगा आप लोगों से। यट एक वर्ड है, जैसे सीक्वेंस की अगर हम बात करें तो रिलेटेड टू यट। यट का कंसेप्ट समझना। इस यट की विशेषता है कि दो तरीके से सेंटेंस में काम में आता है। अगर ये लास्ट में आता है, लास्ट इन अ सेंटेंस, सेंटेंस के कहां आता है? लास्ट में अगर आता है तो आप लोगों को ध्यान रखना है सेंटेंस कैसा होना चाहिए? नेगेटिव सेंटेंस होना चाहिए। कैसा सेंटेंस होना चाहिए? इट मींस इन नेगेटिव सेंटेंसेस यट मस्ट बी यूज्ड एट द लास्ट ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस के लास्ट में यूज होगा यट। लेकिन अगर मान लीजिए अगर मिडिल में यूज हो रहा है तो सेंटेंस जो होगा स्ट्रक्चर वाइज कैसा होगा? अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। कैसा सेंटेंस होगा? अफर्मेटिव होगा। जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस में इस तरीके से लिख रहा हूं, he has not completed his project yet, और दूसरा है the date of exam is yet to be decided। मान लीजिए दो सेंटेंस है आपके सामने। अगर सेंटेंस को ध्यान से आप देखेंगे तो पता लगेगा इन फर्स्ट सेंटेंस, इन फॉर्मर सेंटेंस आपका सेंटेंस कैसा है? नेगेटिव है, दैट्स व्हाई यट इज बीइंग यूज्ड एट द लास्ट ऑफ द सेंटेंस। लेकिन इस सेंटेंस में आप देखिएगा कहीं पर भी कोई नेगेटिव कॉन्सेप्ट है क्या? नहीं है। यट कहां यूज हो रहा है? बीच में यूज हो रहा है। ये आपको विशेष याद रखना है। क्लियर है? इसी प्रकार से अब मैं आपको दूसरी सीक्वेंसेस के बारे में एक बार कंप्लीट करवा देता हूं। अगर मान लीजिए आपको किसी भी सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस पहले पढ़ लेते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस एंड एडवर्ब ऑफ मैनर अगर एक साथ दी हुई है, एडवर्ब ऑफ प्लेस एंड एडवर्ब ऑफ मैनर यदि सेंटेंस में एक साथ दी हुई है, जिनको आइडेंटिफाई करना बड़ा इजी हमारे लिए। मैनर तो हाउस से आ जाता है और प्लेस वेयर से आ जाता है।
तो इनकी जो सीक्वेंस होगी वो सीक्वेंस आपको रखनी है क्या, पीएम, प्राइम मिनिस्टर मान के चल दो इसको, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर मान के चल सकते हैं, यानी प्लेस वाली एडवर्ब पहले आएगी और मैनर वाली बाद में ही आप लोगों को लगानी है। जैसे मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं यहां पर, ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग वेरी वेल ऑन द स्टेज। ये मान लीजिए सेंटेंस लिखा, पढ़ने में सेंटेंस सही लग रहा है, हमें कोई गड़बड़ नहीं लग रही है, लेकिन अब आप ध्यान देना, यहां आ रहा है वेरी वेल और आ रहा है ऑन द स्टेज। वी नो दैट ऑन द स्टेज इज प्लेस एंड वेरी वेल इज रिलेटेड टू मैनर। भाई हाउ से क्वेश्चन करेंगे, हाउ इज ही सिंगिंग, कैसे गा रहा है, बहुत बढ़िया गा रहा है, वेयर ऑन द स्टेज, तो वेयर से आंसर मिला दैट इज रिलेटेड टू प्लेस, और हाउ से मिला है तो वो मैनर है। तो क्या सीक्वेंस यही रहनी चाहिए क्या, नहीं, तो ये यहां पर सेंटेंस गलत हो गया। इसकी जगह पर आपको सेंटेंस बनाना होगा ऑन द स्टेज वेरी वेल, ये आपको सेंटेंस बनाना पड़ेगा। ये है सीक्वेंस ऑफ एडवर्ब, और ये बहुत ध्यान से पढ़ना होता है क्योंकि दो ही सीक्वेंस इतने, हालांकि 4 सीक्वेंस होते हैं टोटल आप लोगों के, लेकिन बाकी 2 सीक्वेंस में ज्यादा परेशानी आती नहीं है, 2 सीक्वेंस में बहुत परेशानी आती है। तो सीक्वेंस ऑफ पर्सन जो मैंने आपको बताया था 1 2 3 एंड 2 3 1, और एक आता है सीक्वेंस ऑफ एडवर्ब को समझने में दिक्कत आती है एग्जाम में, जब भी इसका क्वेश्चन आता है तो जनरल स्टूडेंट से गलती होता है, बहुत अटेंटिव मूड में इसको पढ़ना है। अब इसमें जैसे कि तीसरा पॉइंट क्या कहता है, अगर किसी सेंटेंस में आपको एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, और अगर इनके साथ जोड़ दिया जाए एडवर्ब ऑफ टाइम, क्या जोड़ दिया जाए, अब नियमानुसार मैं आप लोगों को बता दूं कि एडवर्ब ऑफ टाइम जो होता है ना, ये एक ऐसा एडवर्ब है जो हमेशा सेंटेंस के लास्ट में आता है। कहां आता है, लास्ट में आता है ये सेंटेंस के। अब आप कहोगे तो सर लास्ट में आता है तो फिर दिक्कत है ही नहीं, भाई टाइम का तो हमें पता लग ही गया कि लास्ट में आएगा, बचा यहाँ प्लेस एंड मैनर जो ऊपर भी था, तो पीएम लगाकर लास्ट में टी लगा दो। लेकिन ऐसा ये टाइम वाला एडवर्ब करने नहीं देता, क्योंकि एडवर्ब ऑफ टाइम ऐसा पड़ोसी है जो खुद तो आकर चुपचाप अपना मकान बना लेता है, लेकिन पहले से जो लोग रह रहे हैं उनमें लड़ाई करवा देता है और उन्हें घर बदलने पर मजबूर कर देता है। और इसीलिए जब ये तीनों एक साथ आते हैं तो इन तीनों की सीक्वेंस जो आपको यूज करनी है वो यूज करनी है क्या, एमपीटी यूज करनी है। अब मैनर पहले आएगा, प्लेस बाद में आएगा, और टाइम लास्ट में आएगा ही आएगा, वो तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे एग्जांपल देखिए, ही इज डांसिंग ऑन द स्टेज वेरी वेल एट दिस टाइम। मान लो ये सेंटेंस आ गया आपका, राइट। इस सेंटेंस की अगर हम बात करें तो इस सेंटेंस को देखो, अब ही इज डांसिंग ऑन द स्टेज वेरी वेल एट दिस टाइम, यहां पर आपके ऑन द स्टेज प्लेस बता रहा है, वेरी वेल एट दिस टाइम टाइम को बता रहा है, तो सीक्वेंस क्या हो गई, पढ़ने में तो सेंटेंस अभी भी हमें सही लग रहा है लेकिन ये सेंटेंस सही है नहीं। अब आपको सेंटेंस को इसको चेंज करके, यानी एट दिस टाइम को तो एज इट इज रह जाने तो लास्ट में, उसमें दिक्कत है ही नहीं। यहां आप इसको क्या लिखोगे, ही इज डांसिंग वेरी वेल ऑन द स्टेज एट दिस टाइम, ये सीक्वेंस बनेगी इसकी, इसको कहते हैं सीक्वेंस ऑफ एडवर्ब। क्लियर। नेक्स्ट वन, फोर्थ स्ट्रक्चर कहती है कि अगर आपको कभी भी एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड एडवर्ब ऑफ टाइम यदि एक साथ दिया गया है, ठीक है, तो आपको अच्छे तरीके से पता है इस सीक्वेंस में टाइम तो कहां जाता है, लास्ट में जाता है, और यहां सीक्वेंस जो होगी पी एफ टी,
ये सीक्वेंस आपको बनानी है, यानी एडवर्ब ऑफ प्लेस पहले, आफ्टर दैट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एंड लास्ट में जो होगी वो होगी एडवर्ब ऑफ टाइम। ये लास्ट में ही आता है। इससे लास्ट में सिर्फ एक एडवर्ब आती है और वो एडवर्ब है एडवर्ब ऑफ मैनर, वो सॉरी एडवर्ब ऑफ रीजन। कौन सी आती है? एडवर्ब ऑफ रीजन सबसे लास्ट में आती है, उससे लास्ट में कोई नहीं आता। जनरली एडवर्ब ऑफ टाइम सबसे अंत में आता है, उसके बाद कोई और एडवर्ब नहीं आती सिवाय एक के, और वो है एडवर्ब ऑफ रीजन। सिर्फ रीजन वाली लास्ट में आती है। जैसे मैं इसके हेल्प से आप लोगों को समझा देता हूं। मान लीजिए मैंने कहा ही गोज टू जयपुर इन अ वीक ट्वाइस। अगर मान लो ये मैंने सेंटेंस बोला तो सेंटेंस सही है या गलत है, चेक कर लेते हैं। यहां पर जयपुर आ रहा है, क्या है ये? प्लेस है। इन अ वीक क्या है? टाइम है। और ट्वाइस क्या है? फ्रीक्वेंसी है। भाई जयपुर 2 बार जाता है एक वीक में, इट इज रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी। तो क्या सीक्वेंस सही है? गलत है, क्योंकि टाइम आता है लास्ट में तो फ्रीक्वेंसी लास्ट में आती ही नहीं है। दैट्स व्हाई यहां पर इस कंसेप्ट को गलत करके और हम लिखेंगे क्या? ट्वाइस इन अ वीक। अब आपने यहां पर पूछ लिया भाई क्यों जाता है वो 2 बार, तो इसके आगे जब आप रीजन बताएंगे ना, उसका पर्पज बताएंगे, रीजन बताएंगे, तो आप इस तरीके से लिखेंगे टू मीट हिज ब्रदर। तो ये जो आंसर होगा ना, ये टू मीट हिज ब्रदर, इट इज रिलेटेड टू रीजन, क्योंकि ये आंसर ऑफ गुड, आंसर ऑफ वाई, ये वाई का आंसर है, इसलिए ये रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर कंसेप्ट? तो ये एक सिंपल तौर से जो 2 या 2 से अधिक एडवर्ब एक साथ जब आते हैं तो उनसे रिलेटेड आपकी सीक्वेंस है ये। इसके बाद में वर्ड रिलेटेड और वोकेबुलरी रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स आएंगे, जैसे मैंने यट का बताया था लेकिन एक बार नोट कर लो इसे, एक बार करो नोट। लाओ भाई। आयुषी, यशिका, प्रांजल, बलविंदर, जसप्रीत, चित्रा, गौरव, रुंजुन, तनु, कमलजीत, रितिशा, डिम्पल, हनीशा, तनुश्री, मोहिनी, श्वेता, तनिष्क, साक्षी, अंतिमा, छवि, राज, खुशी, जानवी नहीं है ना आज, द्रव्य नहीं है, रोहित आ गया, देवांश नहीं आया, केशव आ गया, एंड पार्थ। ट्विंकल तुम इसको 25th को नहीं आई थी क्या? 25, 26 इनमें से किसी भी डे की अटेंडेंस नहीं तुम्हारी इसमें? सैटरडे को नहीं आई थी, उसके बाद तो आ रही हो ना, इस वीक में तो रेगुलर आई हो, तो अटेंडेंस ही नहीं है 2 दिन की, तो कल की और परसों की तो है ही नहीं अटेंडेंस तुम्हारी। और कोई थोड़ी है? प्रियांशी नहीं है, रचित नहीं है, हिमांशी नहीं है, स्वजल आ गया, अर्जिता, अर्जिता आई है क्या? नहीं है, फराना आ गई, तुषार नहीं आया, अदम आ गया, दीपक नहीं आया है, कनिका आ गई है, और विनीता आ गई। लो भाई, कर ले नोट भाई सभी ने, सुजल हो गए भाई।
ये टाइप्स हैं सारे, मतलब अपने डिटेल में लिख लिया, इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लिया भाई। वहां तो टाइम और इनके साथ डब्ल्यू एच वर्ड्स के अकॉर्डिंग लिखा, तो डब्ल्यू एच वर्ड्स वाला तो यहाँ तक ही खत्म हो जाता है, तो बाकी बची हुई भी लिखनी थी ना, दैट्स व्हाई। आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कुछ वर्ड्स को, जैसे कि मान लीजिए व्हेन आ गया, व्हेनेवर आ गया, बिफोर आ गया, आफ्टर आ गया, सिंस आ गया, है ना, अनटिल आ गया, टिल आ गया। ये सभी वर्ड्स किससे रिलेटेड हैं? एडवर्ब ऑफ टाइम से रिलेटेड है। वेयर आ गया, वेयर एवर आ गया, है, अबव आ गया, बिलो आ गया, बिहाइंड आ गया, बियॉन्ड आ गया, ओवर आ गया, अंडर आ गया। ये सब किसको रिप्रेजेंट करते हैं? एडवर्ब ऑफ प्लेस को। इस तरीके के जो उसमें थोड़ा सा जब आप मेहनत करेंगे, आइडेंटिफाई करना सीखेंगे ना, तो अपने आप फिर धीरे धीरे आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर डायरेक्ट आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अंतिम में नोट कर लिए क्या भाई? कल का पेपर कैसा हुआ? बढ़िया। क्या टॉपिक से था? टेन से नहीं होगा फिर, एडवर्ब उसे नॉन फाइनाइट वर्ब से होगा। अब तो अब वो तो टेंस ही लगता है, नॉन फाइनाइट वर्ब ही तो है, तो वर्ब तो टेंस ही है। पढ़े नहीं तो तुम रिवीजन नहीं कर रहे नॉन फाइनाइट वर्ब का। क्या लगा? नहीं, क्या बोला, बोल तो बता बता। क्या बोल रहा, बोल आदम। गलती ना हो। नहीं नहीं, नो एरर वाले भी हैं उसमें, कई नो एरर वाले भी हैं। नहीं, एरर तो है उनमें, लेकिन बहुत से कई क्वेश्चंस ऐसे थे जिनमें नो एरर था। कर लिया कि नोट भाई? सजल, तुम लोगों के साथ मैंने एक बार पहले डिस्कशन इसका कर लिया था कि टू का, फेयरली का और इनका डिफरेंस हुआ था कि अपने बीच में? टू फेयरली वगैरह मतलब नहीं हुआ ना तुम्हारे साथ? ठीक, चेंज करूं भाई? कंप्लीट भाई? ठीक है। अब देखिए, नेक्स्ट में कंसेप्ट जो हमारा होगा, जैसे हमारे पास एक वर्ड है टू, इसके बारे में काफी कुछ ऐसे कहा जाता है कि टू जो होता है ना, ये नेगेटिव होता है। बचपन से ये सिखाया गया है कि ये टू वर्ड जो होता है ये नेगेटिव है अपने आप में, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। टू नेगेटिव नहीं है। टू जो होता है ये एक्चुअल में बताता है आपके एक्सेसिव मैनर को। किसको बताता है? एक्सेसिव मैनर। जानते हो एक्सेसिव मैनर क्या होता है? जिसके लिए हम ये कह सकते हैं हिंदी में अति। क्या होता है? अति, यानी लिमिट से ज्यादा जब कोई चीज होती है तो उसके लिए हमें टू का यूज करना होता है। लेकिन कोई चीज अगर लिमिट में है तो उसके लिए हमें यूज करना होता है किसका? वेरी का यूज करना होता है। किसका यूज करना होता है? वेरी का यूज करना होता है। ठीक है ना? तो ये इन लिमिट, यानी कोई चीज लिमिट में हो, और ये हो जाता है बियॉन्ड लिमिट, ये लिमिट से भी ऊपर निकल जाता है। पहली बात। दूसरी बात ये कि जब कभी भी ये टू लगता है और इसके साथ में अगर ये टू लगा दिया जाए, ध्यान से समझना, इस टू के साथ जब भी ये टू लगाया जाएगा, तो हमें जो बचपन से सिखाया गया कि ये टू नेगेटिव होता है, रियलिटी ये है कि ये टू जो होता है ना, ये कैसा होता है? ये नेगेटिव होता है। ये टू नहीं होता नेगेटिव, ये टू नेगेटिव होता है क्योंकि नॉट इज हिडन। इसके अंदर क्या छुपा रहता है? नॉट छुपा रहता है। बड़ी आश्चर्य की बात है कि इसके अंदर नॉट छुप जाता है और ये नेगेटिव बन जाता है, जबकि कहने के टाइम पर ये कह दिया जाता है कि ये टू नेगेटिव होता है, ये टू नहीं होता नेगेटिव। जैसे इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देता हूं, अब टू को मैं थोड़ा डिटेल में भी बता दूं। ये टू जो होता है दो तरीके से काम में आता है, एक एडजेक्टिव के रूप में भी काम में आता है और एक ये एडवर्ब के रूप में भी काम में आता है। किसके रूप में आता है? एडवर्ब के रूप में। एडजेक्टिव के रूप में तो इसका मतलब होता है क्या?
ऑल्सो क्या मीनिंग होता है? ऑल्सो। और एडवर्ब के रूप में इसका मतलब हो जाता है एक्सेसिव, एक्सेसिव मैनर। ठीक है, क्या हो जाता है? एक्सेसिव मैनर। क्लियर? याद रहेगा ये? अब मैं इसके एग्जांपल्स लिख रहा हूं, उसके अकॉर्डिंग देखना आप। जैसे मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही वॉज टू ग्लैड टू मीट मी इन अ पार्टी। मान लीजिए ये सेंटेंस आपके सामने दिया गया। अब आप मुझे बताओ ये सेंटेंस सही है या गलत है? ही वॉज टू ग्लैड टू मीट मी इन अ पार्टी। एक सेंट आप एनालिसिस कर लो, तब तक मैं एक दो सेंटेंस और लिख दूं। ही वॉज टू फनी, एक सेंटेंस ये है। ठीक है, एक हमने लिख दिया, लेट द डिफिकल्टीज नो दैट you two are difficult। एक सेंटेंस ये है। क्लियर? अब इन तीनों सेंटेंसेस को यदि आप देखोगे तो आपको पता लगेगा यहां पर भी टू का यूज हो रहा है, यहां पर भी टू का यूज हो रहा है और यहां पर भी टू का यूज हो रहा है। तीनों में से कौन सा सेंटेंस सही है और कौन सा सेंटेंस गलत है, ये हमें डिसाइड करना है। पहला सेंटेंस सही है, क्योंकि यहां पर ग्लैड वर्ड आ रहा है, खुश होने की बात कर रहा है, तो टू ग्लैड तो हो सकता है कि ज्यादा इतनी खुशी हो जाए, इतनी खुशी हो जाए कि मुंह खुला की खुला रह जाए, इतनी खुशी हो जाए जान ही निकल जाए। लेकिन रियलिटी है कि इस टू के साथ क्या आ गया, ये टू आ गया। इस टू के अंदर क्या छुप रहा है, और वो तब तक छुपेगा जब तक इसके साथ ये टू लगा रहेगा। भाई इस टू के अंदर नॉट कब तक छुपेगा, जब तक ये टू लगा रहेगा, तब तक ही नेगेटिव है। तो अब हम इस सेंटेंस को अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंस में भेजना चाहते हैं, तो हमें इस टू के अंदर वाला नॉट क्या करना होगा, खत्म करना होगा। और इस टू के अंदर से नॉट कब हटेगा, जब ये टू हटेगा। और इसलिए इस टू को हटाकर इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, वेरी लिख देंगे। करेक्शन फिर यहां जाकर होगा, और वेरी के लगते ही इस टू के अंदर वाला नॉट भी अपने साथ ले जाता है। तो यहां पर टू ग्लैड टू मीट मी ऐसे नहीं बोल सकते हम, ये विशेष याद रखना है आपको। समझ में आई बात? अनिशा क्या कर दें तो, कहां पर मी के बाद कैसे, टू इन अ पार्टी, फिर लास्ट में टू रह जाए अकेला, वो क्या करेगा फिर वहां रह के, ये वाला टू। पहले उनको बोलने था, हाँ क्या बोल रहा, ये वाला टू, ये वाला हटा दें। अच्छा इस टू को हटा के फिर इस टू का क्या करें, सेंटेंस डिस्टर्ब हो जाएगा ना, सेंटेंस बनेगा, बनता ही नहीं है ना ऐसे कि ही वॉज ग्लैड टू मीट मी टू। तो ये जो सेंटेंस हो जाएगा, ये सेंटेंस तो तब बनता है, टू का मैंने रूल स्टार्टिंग में बता दिया था, इस वजह से जब मैंने वो सेंटेंस बताया था आई लव यू वाला, तब मैंने बताया था कि टू कैन बी यूज्ड इन द लास्ट ऑफ द सेंटेंस, नो डाउट यूज किया जा सकता है, लेकिन ये केवल उसी कंडीशन में संभव है व्हेन अ सेंटेंस इज रिपीटेड टू एश्योर दैट दिस इज आल्सो अप्लाइड फ्रॉम माय साइड। जब ये कहा जाए ना तो ही आप टू लास्ट में लगा सकते हैं, ऐसे थोड़ी लगा सकते हैं। जब ना टू लास्ट में क्यों लगेगा, फिर पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई जब करवाएंगे, वरना वो तो जिस वर्ड को, ऐसे तो टू इसमें मैंने यहां लगाया है तो यहां किसको क्वालिफाई कर रहा है, यू को, यू क्या है एक, और यहां पर ये किस क्या बन गया, एडजेक्टिव के रूप में इसका मीनिंग ऑल्सो निकल रहा है। और ऑल्सो निकल रहा है तो यहां पर ये कह रहे हैं, ये अब्दुल कलाम जी का कहा हुआ स्टेटमेंट है कि कठिनाइयों को भी ये जान लेने दो कि तुम भी कठिन हो, तुम भी कम नहीं हो, हार मानने वालों में से नहीं हो तुम। तो यहां पर टू का मीनिंग निकल रहा है ऑल्सो नहीं,
ऑल्सो का मीनिंग निकल सकता है वहां पर, जैसे हम कहेंगे कि टू जब लास्ट में आपके क्वालिफाई करने के लिए आता है एडवर्ब के रूप में, तो वो किसी को ना इसका कोई मीनिंग नहीं निकलता वहां पर, ये केवल अश्योरेंस को बताता है। आपने किसी से बोला आई लव यू, किसी ने बोल दिया आई लव यू टू, तो यहाँ पर टू वर्ड क्या बता रहा है? ऑल्सो को बता रहा है क्या? नहीं बता रहा ऑल्सो, क्योंकि यहाँ पर ये एडवर्ब है, क्योंकि पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई कर रहा है। तो कुछ लोग जो इसका ट्रांसलेशन करते हैं ना, मैं भी तुमसे प्रेम करता हूं और करती हूं, यानी मेरे अलावा और भी है, तो ऐसे थोड़ी होता है इसका मीनिंग। ये तो तब मीनिंग निकलेगा, भी मीनिंग तो तब निकलता है जब ये एडजेक्टिव का काम करता है। इट मींस व्हेनेवर दिस वर्ड इज यूज्ड टू क्वालिफाई अ नाउन और प्रोनाउन। बट आई लव यू सेंटेंस में आई लव यू टू जब बोला जाता है, तो वहां पर ये इसको क्वालिफाई किसी भी नाउन प्रोनाउन को नहीं कर रहा है, ये पूरे स्टेटमेंट को कर रहा है। उसके पीछे रीजन मैंने आपको डिटेल में समझा दिया। क्या मैं किसी भी दिन क्लास में आकर आपसे डायरेक्ट आकर ये बोल सकता हूं क्या कि स्टूडेंट्स आई लव यू टू? ये बोल सकता हूं क्या? डायरेक्ट बोलूंगा तो ये तो बोलूंगा स्टूडेंट्स आई लव यू, ये बोलूंगा। मैं ये बोलूंगा कि स्टूडेंट्स आई लव यू टू, है ये क्या लॉजिक हुआ भाई? टू शुरू में बोल सकते हैं क्या टू? हम कभी नहीं बोलेगा। और चलो ऐसे मत बोलो, मैंने आकर बोला आपको, है मैंने बोल दिया केशव आई लव यू, और केशव ने बोला यस सर आई हेट यू टू। अब केशव ये बोल सकता है क्या आई हेट यू टू? ये टू लगा सकता है क्या? क्यों? क्योंकि इसने मेरा सेंटेंस रिपीट, इसने नया सेंटेंस बोला है, उसमें टू कैसे लग जाएगा फिर? ऐसे अपनी मर्जी, अपन नहीं जानते रूल्स को तो अपनी मर्जी से कुछ भी थोड़ी लगा देंगे ऐसे। ऐसे तो लगा दो, इंग्लिश की टांग तोड़ने वाले बहुत हैं दुनिया में, टांग तो तोड़ते ही है ना। तो इसलिए ऐसा नहीं है। क्या बोल रहा है भाई? बोल बोल। अच्छा तुम्हारी बात है आपस की, तो घर यहां से बाहर जाके करना, फिर यहाँ क्यों कर रहा है तू बात? तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, समझ गए ना तुम लोग बात? तो इसलिए टू का एक अपना यूज है। तो यहाँ टू जो यूज हो रहा है ये टू के साथ लग रहा है, और टू के साथ जब लगता है तो ये टू कैसा बन जाता है? तो इस नेगेटिव सेंस को रिमूव करने के लिए हमें इस टू को रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, अब वो तो डिपेंड करता है ना, सेंटेंस के अकॉर्डिंग भी डिपेंड करता। अब अगले सेंटेंस में देखो, या टू फनी लिखा, अब इसको यूज करना गलत है क्या? नहीं है। अगर टू लग जाता तो फिर गलत हो जाता वहां पर, टू लगने पर, क्योंकि नेगेटिव हो जाता ना। अब टू फनी में तो हो सकता है कि साक्षी ने हमको कोई जोक सुनाया और इतने जोक सुनाए इसने मेरा पेट दर्द करने लग गया, और कहते अरे भाई मरा रे, पेट इतना भयंकर दर्द करने लग गया, तो मैं इसके लिए बोलूंगा साक्षी इज टू फनी। अब मुझे थोड़ा सा लॉजिकल मैं समझाता हूं थोड़ा सा। जैसे कि अदम तेरी हाइट कितनी है? 6'2" है क्या? ओ गुड, 6'2" है। अब एक बात बताओ, अदम की लंबाई 6'2" है, ऑलमोस्ट। पार्थ तुम्हारी कितनी है? अच्छा 5'10" है क्या? ठीक है, तो ऑलमोस्ट मतलब मुझे बताओ, हम में से 6 के नियर अबाउट ही होगी सबकी लगभग। तेरी कितनी है? 6 फिक्स? ठीक है, तो यानी तुम्हारी कमी होगी। अच्छा लड़की होकर 6 फुट की है? लड़की होकर 6 फुट की है तो तुम शांत रहो, मेरी बात सुनो, तुम तो फालतू बात करने लग जाते हो। अदम्य की बात अगर हम करें तो, अरे अंतिमा, अदम्य की बात करें, अदम्य 6 फुट 2 इंच का है। अब एक बात मुझे बताओ, अदम्य के अगर हम फिजिक की बात करें तो इसके अकॉर्डिंग अदम्य की हाइट आंखों को चुभने वाली है, या ठीक है? लेकिन आम व्यक्ति के हिसाब से इसकी लंबाई ज्यादा है, तो हम इसे वेरी टॉल कहेंगे या टू टॉल कहेंगे? टू टॉल क्यों कहेंगे? एक्सेसिव है क्या? लिमिट से ज्यादा हो रहा है क्या? आंखों को चुभ रही है कि इसकी लंबाई? नहीं, तो इसको वेरी टॉल कहेंगे। लेकिन अगर वही अदम्य की लंबाई जो है 7 फीट हो जाए, तो अब तो ये कहेंगे कुछ ज्यादा ही हो गया। तो फिर क्या? नहीं होंगे, लेकिन वो फिजिक पे डिपेंड करता है ना। अच्छी किसी की फिजिक है तो थोड़ा सा फिर यूं कहते हैं ना, अपने यहाँ के अकॉर्डिंग फिर थोड़ा सा करेंगे, अरे भाई क्या राक्षस है ये। 7 फीट का बंदा शरीर से भी होगा तो हेल्दी बहुत होगा ना फिर, अगर उससे मैच करेंगे, उसकी अगर हाइट से मैच करना होगा तो वहां पर इस बात का ध्यान रखो, वेरी यूज होना और टू यूज होना गलत नहीं है, लेकिन डिपेंड करता है
कि आप मान लीजिए अब ऐसी बात करते हैं जैसे एक मैं तीनों वर्ड्स में थोड़ा बोल के डिफरेंस बता देता हूं। एक वर्ड हम आगे करेंगे डिफरेंस, लिखकर भी डिफरेंस करेंगे। एक वर्ड है टू, एक है वेरी और एक वर्ड है फेयरली। ठीक है, तीनों में क्या डिफरेंस है? फेयरली तो वो है जिस चीज को आप अपने अकॉर्डिंग यूज करते हो, आपके अकॉर्डिंग, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। वेरी जो होता है वो यानी थोड़ा ज्यादा है, लेकिन टू इतना ज्यादा हो जाता है कि जो हमें नुकसान पहुंचाने लग जाए, जो हमारी आंखों को चुभने लग जाए। अभी सर्दियों के दिन है, आप लोग चाय पीने गए, अब पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। मेरे लिए चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, मैं एक मेरे अकॉर्डिंग ही चाय का यूज करता हूं, ऐसे नहीं कि छनी और फिर पी गए ये लोग, बहुत से लोग होते हैं ऐसे। आप बताइए, चाय ऐसी है कि जिससे मेरे मान लीजिए जीभ जल गई, होठ जल गए, तो वो चाय मेरे लिए फेयरली हॉट है, वेरी हॉट है, टू हॉट है? गुड, ये टू हॉट है। और हाँ, तो मैं नेगेटिव सेंस का मतलब एक्सेसिव हो गया। एक्सेसिव, अति तो हर चीज की बुरी होती है, उस हिसाब से तो नेगेटिव ही हुआ ना, लेकिन इसके अंदर नेगेटिव छुपा हुआ नहीं है, ये एक्सेसिव पॉइंट को बताता है। और एक्सेसिव को मैं अपने बिहाफ पर बोलता हमेशा बीमारी ही हूं। तो आगे बनाना पड़ेगा सेंटेंस पूरा। टू ड्रिंक इट मे बर्न योर लिप्स, और माई लिप्स अगर ऐसा बताया तो टू सही है, वहां पर कोई दिक्कत नहीं है। फेयरली नहीं लगा सकते अब आप। और मान लीजिए चाय इतनी गर्म है कि आप उसे फूंक दे के, हल्का हल्का फूंक दे के सिप कर रहे हैं, तो वो टू हॉट है, वेरी हॉट है, फेयरली हॉट है? वेरी हॉट है। लेकिन आपको सिप की जरूरत नहीं, आप बढ़िया आनंद लेके उसे अगर पी रहे हैं तो फिर क्या है वो? फेयरली हॉट। इस तरीके से आपको वर्ड्स का यूज करना होता है। गॉट इट? यही है ना वर्ड? इससे पहले कुछ लिखा क्या? हाँ, ये नोट कर लो फिर। ठीक है, फोटो ले लो अभी तो फटाफट से तुम लोग, क्योंकि मैं इसे खत्म करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे बाकी। थैंक यू।